नमस्कार दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग यूपी पीसीएस और आरओ से रिलेटेड टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं और इस टेस्ट सीरीज से हम लोगों ने 50 क्वेश्चन कर चुके हैं। ओके, और अब नेक्स्ट 50 क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो टाइम को बिना वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं और आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ओके, और एक अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना यह भी है कि डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया गया है। आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें ताकि इस वीडियो का पीडीएफ आप लोगों को मिल सके। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, माइट्रोकांडिया जीन थेरेपी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला है, इसका उपयोग माइटोकॉन्ड्रिया रोगों की वंशानुक्रम निरंतरता को रोकने के लिए किया जाता है। और दूसरा कथन है, इसका उपयोग थ्री पेरेंट बेबी के विकास हेतु किया जा सकता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। माइट्रोकांडिया रिप्लेसमेंट थेरेपी, इस तकनीक में यह सुनिश्चित करने के लिए एक जटिल प्रक्रिया शामिल है कि जैविक माता पिता दोनों के अनुवांशिक सामग्री लेते समय शिशु को स्वस्थ माइट्रोकांडिया विरासत में प्राप्त हो। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा। ओके, जैविक माता जिसे माइट्रोकांडिया बीमारी है अपने अंडे प्रदान करती है जो जैविक पिता के शुक्राणु द्वारा निषेचित होते हैं। इसके अतिरिक्त इस प्रक्रिया में स्वस्थ माइट्रोकांडिया वाली एक अलग महिला दाता शामिल होती है। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो भी सही हो जाएगा इसमें। ओके, तो इसमें एक और दो दोनों सही है, तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशियां किसकी सहायता से हड्डियों से जुड़ी होती हैं। ऑप्शन ए एरियोल, ऑप्शन बी है वासम ऊतक, ऑप्शन सी है कांड्रा, और ऑप्शन डी है एपिथेलियल। कांड्रा जो है वो अस्थियों से मांसपेशियों को जोड़ता है। कांड्रा मजबूत और सीमित लचीलेपन वाले रेशेदार ऊतक होते हैं। तो इस प्रकार इसमें सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, मांसपेशियां कांड्रा की सहायता से हड्डियों से जुड़ी होती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेडियम का मैक्सिकन तरंग किसका उदाहरण है। ऑप्शन है अनुप्रस्थ तरंग, ऑप्शन बी है अनुदैर्ध्य तरंग, ऑप्शन सी है दोनों अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंग, और ऑप्शन डी है विद्युत चुंबकीय तरंग। अनुप्रस्थ तरंग जो है वो यांत्रिक तरंगों की गति में माध्यम के घटक दोलन करते हैं। यदि माध्यम के घटक तरंग की गति की दिशा के लंबवत दोलन करते हैं तो ऐसी तरंग को हम अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। स्टेडियम में मैक्सिकन तरंग जो है वो अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुफर कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं। ऑप्शन ए वृक्क, ऑप्शन बी है यकृत, ऑप्शन सी है थायराइड, और ऑप्शन डी है क्षुद्रांत। कुफर कोशिकाएं जो है वो यकृत में पाई जाती हैं। तो इस प्रकार इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, कुफर कोशिकाएं जो है वो यकृत में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले ब्लैक होल की भविष्यवाणी की थी। ऑप्शन ए जॉन अर्चिबाल्ड व्हीलर, ऑप्शन बी है जॉन मिशेल, और ऑप्शन सी है आइंस्टीन, और ऑप्शन डी है सत्येंद्र नाथ बोस। जॉन मिशेल पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण, पलायन वेग और प्रकाश के बीच संबंध स्थापित किए, जिसे ब्लैक होल की जानकारी का मार्ग प्रशस्त हुआ। ओके, तो इस प्रकार इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ब्लैक होल की भविष्यवाणी जो है वो जॉन मिशेल ने सर्वप्रथम किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत आवेश की अंतरराष्ट्रीय मात्रक इकाई है। ऑप्शन ए एम्पियर, ऑप्शन बी है वोल्ट, ऑप्शन सी है वाट, और ऑप्शन डी है कूलाम। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक जो है वो कूलाम है। ओके, तो इस प्रकार डी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। और आवेश को हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और आवेश का जो मान होता है वो 6 × 10⁻⁻18 होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी क्षार धातु नहीं है। ऑप्शन ए लिथियम, ऑप्शन बी है सोडियम, ऑप्शन सी है पोटेशियम, और ऑप्शन डी है मैग्नीशियम। क्षार धातु जो है वो आवर्त सारणी के कॉलम 1A के सभी तत्व शामिल है। ओके, जिसमें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबीडियम, सीजियम और फ्रांसियम है। ये सभी क्षार धातु होते हैं। ओके, तो इस प्रकार इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। मैग्नीशियम जो है वो क्षार धातु नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। प्राकृतिक प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले एसिड स्रोत। ऑप्शन ए मेथनोइक अम्ल नींबू, ऑप्शन बी है एसिटिक अम्ल सिरका, ऑप्शन सी है टाइट्रिक अम्ल इमली, और ऑप्शन डी है ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर। सिलिका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, तो इस प्रकार जो बी है वो सही हो जाएगा, ये सही सुमेलित है। ओके, नींबू में जो है वो उसमें साइट्रिक अम्ल पाया जाता है नींबू में, तो इस प्रकार जो ऑप्शन ए है वो गलत हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। ओके,
तो इसमें सुमेलित कौन सा नहीं है ये ज्ञात करना, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके। नींबू में साइट्रिक एसिड पाया जाता है, ना कि मेथेनोइक एसिड। ओके। मेथेनोइक एसिड जो है वो चींटी का डंक या बिच्छू की डंक में पाया जाता है। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। ऑप्शन ए सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन बी है पोटेशियम कार्बोनेट, ऑप्शन सी है कैल्शियम कार्बोनेट और ऑप्शन डी है जिंक ऑक्साइड। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम जो है वो सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट है। ओके। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नाम है वो सोडियम बाइकार्बोनेट है और इसका जो फार्मूला होता है वो NaHCO3 बेकिंग सोडा का फार्मूला होता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर पराश्रव ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं। ऑप्शन ए डॉल्फिन, ऑप्शन बी है चमगादड़, ऑप्शन सी है हाथी और ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। 20 किलोहर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि को पार्श्व ध्वनि या पराध्वनि कहते हैं। डॉल्फिन, चमगादड़, परापाइन ये पराध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं। ओके। तो इसमें ए और बी दोनों सही है, तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। डॉल्फिन और चमगादड़ जो है वो पराश्रय ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंता उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आप पहला कथन है, यह विषुवत वृत्त पर स्थित एक उच्च दाब क्षेत्र है जहां व्यापारिक हवाएं एकत्रित होती हैं। और दूसरा कथन है, दिसंबर में ICTZ 20 डिग्री नॉर्थ से 25 डिग्री नॉर्थ अक्षांश के आसपास स्थित होती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। ऑप्शन ए एक और दो दोनों, ऑप्शन बी है केवल एक, ऑप्शन सी है केवल दो और ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। विषुवत वृत्त पर स्थित अंतर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र एक निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र है। इस क्षेत्र में व्यापारिक पवनें मिलती हैं, अतः इस क्षेत्र में वायु ऊपर उठने लगती है। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा। ओके। यह एक निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र है, ना कि उच्च दाब वाला। ओके। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा। जुलाई के महीने में ITCZ 20 से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश के आसपास गंगा के मैदान में स्थित हो जाता है। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो भी गलत हो जाएगा। ये दिसंबर में नहीं बल्कि जुलाई के महीने में 20 से 25 डिग्री अक्षांश पर आसपास में स्थित होता है। ओके। इस प्रकार इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस वर्षा से, इस नहीं किस किस वर्षा से केरल, यहाँ किस होना चाहिए, किस वर्षा से केरल और आसपास के क्षेत्रों में काफी के फूल खिलते हैं, जिसे कहा जाता है। ऑप्शन है मैंगो सावर, ऑप्शन बी है ब्लास्म सावर, ऑप्शन सी है नार्वेस्टर और ऑप्शन डी है लू। ब्लास्म सावर जिसे फूलों वाला बौछार भी कहते हैं, ब्लास्म सावर को। ओके। इस वर्षा से केरल व निकटवर्ती कहवा उत्पादन क्षेत्र में कहवा के फूल खिलते हैं। तो इस प्रकार इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। ब्लास्म सावर से केरल और उसके आसपास के क्षेत्र में काफी के फूल खिलते हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए कोची बंदरगाह, ऑप्शन बी है मुंबई बंदरगाह, ऑप्शन सी है मारमागांव बंदरगाह और ऑप्शन डी है कांडला बंदरगाह। कोची बंदरगाह जो है वो या बेमनाड कायाल के शीर्ष पर स्थित अरब सागर की रानी के रूप में लोकप्रिय है। यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। तो इस प्रकार ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। अरब सागर की रानी के रूप में कोची बंदरगाह को जाना जाता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूगा घाट स्थित है। ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन बी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है लद्दाख और ऑप्शन डी है जम्मू कश्मीर। पूगा घाटी जो है वो साल्ट लेक घाटी से लगभग 22 किलोमीटर दूर लद्दाख के दक्षिण पूर्व भाग में चांगथांग घाट में स्थित है। तो इस प्रकार सी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके। पूगा घाटी जो है वो लद्दाख में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत में जनसंख्या की स्थिर वृद्धि की अवधि कहा जाता है। ऑप्शन ए 1901 से 1921, ऑप्शन बी 1921 से 1951, ऑप्शन सी 1951 से 1981 और ऑप्शन डी 1981 से 2000। 1921 से 1951 के अवधि को जनसंख्या की स्थिर वृद्धि की अवधि के रूप में जाना जाता है। तो इस प्रकार इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए और उनके जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है महाराष्ट्र, दूसरा है पश्चिम बंगाल, तीसरा है केरल और चौथा है उत्तर प्रदेश। पश्चिम बंगाल की जनसंख्या घनत्व जो है वो 1028 है। ओके। महाराष्ट्र की जनसंख्या घनत्व जो है वो 365 है और केरल की जो जनसंख्या घनत्व है वो
860 है। 860 केरल की जनसंख्या घनत्व है और उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या घनत्व है वो 829 है। तो इस प्रकार सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व पश्चिम बंगाल में है, फिर केरल में है, फिर उत्तर प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र में। तो इस प्रकार 2, 3, 4, 1 इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य चावल की 3 फसलें उगाता है जिन्हें औस, अमन और बोरो कहा जाता है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल और ऑप्शन डी है गुजरात। भारत में अधिकांश लोगों का खाद्यान्न चावल है। यह उष्ण आर्द्र कटिबंधीय फसल है तथा इसकी 3000 से अधिक किस्में हैं जो विभिन्न कृषि जलवायु प्रदेशों में उगाई जाती हैं। ओके, दक्षिण राज्यों तथा पश्चिम बंगाल में जलवायु अनुकूलता के कारण एक ही कृषि वर्षा में चावल की 2 अथवा 3 फसलें बोई जाती हैं। पश्चिम बंगाल में किसान चावल की 3 फसलें उगाते हैं जिसे औस, अमन और बोरो कहा जाता है। तो इस प्रकार इसमें सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नदी महाराष्ट्र में प्रवाहित होता है? ऑप्शन ए वैतरणी, ऑप्शन बी इंद्रणी, ऑप्शन सी है कन्हार और ऑप्शन डी है वंशधारा। इंद्रणी नदी का जो उद्गम स्थल है वो महाराष्ट्र के लोनावाला के पास सह्याद्री पर्वतमाला में पूर्वंडे से होता है। तो इस प्रकार इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ये महाराष्ट्र से होकर प्रवाहित होती है इंद्रोणी नदी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुने। सूची 1 में है धातु और सूची 2 में है अयस्क। बॉक्साइट जो है वो एल्युमिनियम का अयस्क है। बॉक्साइट जो है वो एल्युमिनियम का अयस्क है। तो ए का 4 से सुमेलित हो जाएगा। ओके, और आयरन का जो अयस्क है वो सिडेराइट है। तो इस प्रकार बी का 3 से सुमेलित हो जाएगा। ओके, तांबा का जो अयस्क है वो मैलाकाइट है। तो सी का 2 से सुमेलित हो जाएगा। जिंक का जो अयस्क है वो स्पेलराइट है। तो इस प्रकार डी का 1 से सुमेलित हो जाएगा। 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। तो इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कायांत्रिक सेल का उदाहरण है? ऑप्शन है बलुआकासम, ऑप्शन बी है क्वार्टजाइट, ऑप्शन सी ग्रेनाइट और ऑप्शन डी है पेग्माटाइट। सेल जो होता है वो पृथ्वी की पर्पटी या चट्टानों से मिलकर बनी होती है। सेल का निर्माण एक अथवा एक से अधिक खनिजों से मिलकर होता है। सेल कठोर अथवा नरम तथा भिन्न रंगों का हो सकता है। ओके, सेल 3 प्रकार के होते हैं, अग्नेय सेल, अवसादी सेल और कायांत्रिक सेल। कायांत्रिक सेल का निर्माण पहले से मौजूद चट्टानों के रूप में परिवर्तन से होता है जिसमें समेकित सेल में पुनः क्रिस्टलीकरण होता है। इनको तृतीय सेल भी कहते हैं और इसके उदाहरण जो है वो सिल्क, निस, क्वार्टजाइट, संगमरमर आदि हैं। ओके, तो इस प्रकार इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बलुकास में जो है वो अवसादी सेल का उदाहरण है। ओके, ग्रेनाइट और पेग्माटाइट जो है वो अग्नेय सेल का उदाहरण है। तो इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। कायांत्रिक सेल का उदाहरण जो है वो क्वार्टजाइट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। सूची 1 में है अनुच्छेद और सूची 2 में है उसके उपबंध। ओके, तो अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 163 में राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया है। ओके, तो इस प्रकार मंत्रिपरिषद का उपबंध जो है वो 2 में है। तो ए का 2 से सुमेलित हो जाएगा। ओके, और अनुच्छेद 153, अनुच्छेद 153 में राज्यों के राज्यपाल का उपबंध है। राज्यों के राज्यपाल का उपबंध अनुच्छेद 153 में है। तो बी का 3 से सुमेलित हो जाएगा। ओके, अनुच्छेद 169, अनुच्छेद 169 में राज्यों में विधान परिषदों का उत्साधन और सृजन का उपबंध है। तो इस प्रकार सी का 1 से सुमेलित हो जाएगा। ओके, और अनुच्छेद 172 में राज्यों के विधानमंडलों की अवधि है। तो इस प्रकार इसमें डी का 4 से सुमेलित हो जाएगा। ओके, तो 2, 3, 1, 4, 2, 3, 1, 4 किसमें 2, 3, 2, 3, 1, 4। तो इसमें सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक सीएजी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, राज्यों से संबंधित प्रतिवेदनों को सीएजी द्वारा भारत के राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। और दूसरा है, सीएजी को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की तरह ही उनके पद से हटाया जा सकता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए 1 और 2 दोनों और ऑप्शन बी है ना तो 1 और ना ही 2, ऑप्शन सी है केवल 1 और ऑप्शन डी है केवल 2। सीएजी यानी भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक भारत के संविधान के तहत एक स्वतंत्र प्राधिकरण होता है। वह भारतीय लेखा परीक्षक और लेखा विभाग का प्रमुख और सार्वजनिक धन का मुख्य संरक्षण होता है। ओके, संविधान के अनुच्छेद 148 से
अनुच्छेद 148 से 151 जो है वो सीएजी से संबंधित है। ओके। अनुच्छेद 148(1) में भारत का एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा, जिसको राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अभिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा तथा उसे उसके पद से केवल उसी रीति से एवं उन्हीं अधिकारों पर हटाया जाएगा जिस रीति से जिन अधिकारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो सही हो जाएगा। ओके। यह अनुच्छेद 148(1) में कहा गया है। ओके। और अनुच्छेद 151(2) में किसी राज्य के लेखाओं संबंधित प्रतिवेदन को उस राज्य के राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जो उसके राज्य के विधान मंडल के समक्ष रखवाएगा। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो गलत हो जाएगा। राज्य से संबंधित प्रतिवेदन जो है वो सीएजी भारत के राष्ट्रपति के समक्ष नहीं बल्कि उस राज्य के राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करेगा। ओके। यह अनुच्छेद 151 में कहा गया है, 151(2) में कहा गया है। ओके। तो इसमें केवल 2 सही है, तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा के अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, यदि अध्यक्ष विधानसभा का सदस्य नहीं रहता है तो वह अपना पद रिक्त कर देगा। और दूसरा है कथन है, जब अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब वह पीठासीन नहीं होगा। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए 1 और 2 दोनों, ऑप्शन बी है ना तो 1 और ना ही 2, ऑप्शन सी है केवल 1 और ऑप्शन डी है केवल 2। अनुच्छेद 178, राज्य विधानसभा का अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष, प्रत्येक राज्य का विधानसभा अपने 2 सदस्यों को अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेगा। अनुच्छेद 179 ए में कहा गया है कि विधानसभा के अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष के रूप में पद धारण करने वाले सदस्य यदि विधानसभा का सदस्य नहीं रहा तो उसे अपना रिक्त पद करना होगा। तो इस प्रकार जो कथन 1 है वो सही हो जाएगा। ओके। और अनुच्छेद 181 के तहत कहा गया है कि जब अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब वह पीठासीन नहीं होगा। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें 1 और 2 दोनों सही, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस आयोग ने अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण की अनुशंसा की? ऑप्शन है मंडल आयोग, ऑप्शन बी है अंतर आयोग और ऑप्शन सी है सरकारिया आयोग और ऑप्शन डी है कोठारिया आयोग। मंडल आयोग, इसकी अध्यक्षता बीपी मंडल द्वारा की गई थी। मंडल आयोग अथवा दूसरा सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन वर्ष 1979 में किया गया था, जिसका उद्देश्य भारत में सामाजिक अथवा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान करना था। ओके। रिपोर्ट के अनुसार देश की कुल आबादी में 52% हिस्से अन्य पिछड़ा वर्ग का है। अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का आंकड़ा 27% पर सीमित कर दिया गया है। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। 27% आरक्षण की अनुशंसा जो है वो मंडल आयोग ने किया था। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर पालिका के सभी चुनाव आयोजित किए जाते हैं। ऑप्शन है भारत निर्वाचन आयोग द्वारा, ऑप्शन बी है राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा, ऑप्शन सी है राज्य विधायिका द्वारा और ऑप्शन डी है जिला प्रशासन द्वारा। नगर पालिकाओं का जो चुनाव है वो अनुच्छेद 243 जेड ए 243 जेड ए के तहत आयोजित किया जाता है। नगर पालिकाओं के सभी चुनाव का आयोजन जो है वो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाता है, वो भी अनुच्छेद 243 जेड ए के तहत। ओके। तो इस प्रकार इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, इसे संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। और दूसरा कथन है, इसे राज्यसभा द्वारा संशोधित या अस्वीकार किया जा सकता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए है 1 और 2 दोनों, ऑप्शन बी है ना तो 1 और ना ही 2, ऑप्शन सी है केवल 2 और ऑप्शन डी है केवल 1। धन विधेयक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 109 में कहा गया है कि धन विधेयक राज्यों की परिषद या राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। तो इस प्रकार जो कथन 1 है वो गलत हो जाएगा। ओके। या अनुच्छेद 109 में कहा गया कि धन विधेयक को राज्यों के परिषद या राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। ओके। धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा संशोधित या अस्वीकार नहीं किया जा सकता। ओके। तो इस प्रकार इसमें दूसरा भी कथन जो है वो गलत हो जाएगा। धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा संशोधित या अस्वीकार नहीं किया जा सकता। ओके। तो इसमें 1 और 2 दोनों गलत है, तो इस प्रकार बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का पहला दलित अध्यक्ष था? ऑप्शन है कांसीराम, ऑप्शन बी है जीएमसी बालयोगी, ऑप्शन सी है पीएल पुनिया और ऑप्शन डी है बंगारू लक्ष्मण। 1998 में जीएमसी बालयोगी ब्राह्मी लोकसभा अध्यक्ष के सबसे युवा और पहले दलित अध्यक्ष बने। तो इस प्रकार इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके।
पहले दलित अध्यक्ष जो हैं वो GMC बालयोगी हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए आश्रय का अधिकार, ऑप्शन बी है विदेश यात्रा करने का अधिकार और ऑप्शन सी है निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार, ऑप्शन डी है आत्महत्या का अधिकार। जो आत्महत्या का अधिकार है वो अनुच्छेद 21 का हिस्सा नहीं है, तो इस प्रकार इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, आत्महत्या का अधिकार प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों की परिषद में सदस्यों के नामांकन की विशेषताएं कहां से ली गई हैं? ऑप्शन ए संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, ऑप्शन बी कनाडा का संविधान, ऑप्शन सी आयरलैंड का संविधान और ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया का संविधान। आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन और राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति लिया गया है, तो इस प्रकार इसमें सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, राज्यों की परिषद में सदस्यों के नामांकन का जो विशेषता है वो आयरलैंड की संविधान से लिया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की वित्तीय शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है धन विधेयक केवल इसकी पूर्व अनुमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है, और दूसरा कथन है इसकी सिफारिश के बिना अनुदानों का कोई मांग नहीं की जा सकती। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए एक और दो दोनों, ऑप्शन बी है ना तो एक और ना ही दो, ऑप्शन सी है केवल दो और ऑप्शन डी है केवल एक। भारत के राष्ट्रपति की वित्तीय शक्तियां और कार्य जो है वो धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है, तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा। ओके, अनुदान की कोई भी मांग राष्ट्रपति के सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती, इस प्रकार इसमें कथन दो है वो भी सही हो जाएगा। ओके, तो इसमें एक और दो दोनों सही है, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्द्रता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है निरपेक्ष आर्द्रता वायु की प्रतिशत इकाई मात्रा में जलवाष्प का भार है, और दूसरा कथन है महासागरों के ऊपर सापेक्ष आर्द्रता सबसे कम होती है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए केवल दो, ऑप्शन बी केवल एक, ऑप्शन सी है ना तो एक और ना ही दो, और ऑप्शन डी है एक और दो दोनों। वायु में मौजूद जलवाष्प को आर्द्रता कहते हैं। मात्रात्मक दृष्टि से इसे निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है, निरपेक्ष आर्द्रता और सापेक्ष आर्द्रता। निरपेक्ष आर्द्रता वह होती है जो वायुमंडल में मौजूद जलवाष्प की वास्तविक मात्रा है। यह वायु के प्रति इकाई आयतन में जलवाष्प का भार है और इसे ग्राम प्रति घन मीटर के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, सापेक्ष आर्द्रता वह है जो किसी दिए गए तापमान पर अपनी पूरी क्षमता की तुलना में वातावरण में मौजूद नमी का प्रतिशत है। यह महासागरों के ऊपर अधिक और महाद्वीपों के ऊपर सबसे कम होता है, तो इस प्रकार जो कथन दो है वो गलत हो जाएगा। महासागरों के ऊपर सापेक्ष आर्द्रता जो है वो सबसे अधिक होता है। ओके, तो इसमें केवल एक इज द राइट आंसर हो जाएगा, तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा कूट अक्षर उष्णकटिबंधीय मानसून का प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन ए एफ, ऑप्शन बी है BSH, ऑप्शन सी है AM और ऑप्शन डी है CS। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में AM जो है वो उष्णकटिबंधीय मानसून का प्रतिनिधित्व करता है, तो इस प्रकार इसमें सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गैस प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है? पहला है नाइट्रस ऑक्साइड, दूसरा है मीथेन, तीसरा है जलवाष्प और चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए केवल दो, ऑप्शन बी है एक और चार दोनों, ऑप्शन सी है केवल एक दो और चार, और ऑप्शन डी है एक दो तीन और चार। ग्रीन हाउस गैस में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और जलवाष्प शामिल होते हैं, तो इस प्रकार इसमें चारों ग्रीन हाउस गैस है, तो इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम कीटों के पालन को कहा जाता है? ऑप्शन है एपीकल्चर, ऑप्शन बी है हार्टिकल्चर, ऑप्शन सी है सेरीकल्चर और ऑप्शन डी है फ्लोरिकल्चर। रेशम कीटों के पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है। ओके, तो इस प्रकार सी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। एपीकल्चर जो है वो मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं, और फ्लोरिकल्चर जो है वो फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर कहते हैं। हार्टिकल्चर जो है वो पादप कृषि की वह शाखा है जो बागवानी फसलों, आमतौर पर फलों, सब्जियों और सजावट पौधों से संबंधित है, तो इस प्रकार इसमें सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। रेशम पालन को सेरीकल्चर कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोप्लाज्मा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है ये केवल प्राणियों के लिए रोगजनक होते हैं। दूसरा कथन है ये ऐसे जीवधारी हैं जिनमें कोशिका भित्ति का पूर्णता अभाव होता है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए।
ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दोनों। माइक्रोप्लाज्मा ये ऐसे जीवधारी हैं जिनमें कोशिका भित्ति का पूर्णतः अभाव होता है। तो इस प्रकार इसमें जो कथन दो है वो सही हो जाएगा। ओके, कई माइक्रोप्लाज्मा प्राणियों और पादपों के लिए रोगजनक होते हैं। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा। ये केवल प्राणियों नहीं बल्कि पादपों के लिए भी रोगजनक होते हैं। ओके, तो इसमें केवल दो इज द राइट आंसर हो जाएगा, तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वानर नहीं है, एपी नहीं है? ऑप्शन ए गिबन, ऑप्शन बी गोरिल्ला, और ऑप्शन सी है लंगूर, और ऑप्शन डी है आरंगुटान। लंगूर एशियाई बंदरों की कई प्रजातियों को दिया जाने वाला सामान्य नाम है। इसकी पूंछ लंबी होती है। ये वानर नहीं है, ये उपकुल कोलोबिनी से संबंधित है। तो इस प्रकार इसमें सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। लंगूर जो है वो वानर नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्प प्राकृति में विषैला नहीं है? ऑप्शन ए कोबरा, ऑप्शन बी है वाइपर, ऑप्शन सी है करौत, और ऑप्शन डी है पाइथन। सर्पों को आमतौर पर विषैला और गैर विषैला में वर्गीकृत किया गया है। हालांकि कहा जाता है कि विश्व भर में सर्पों की लगभग 3500 प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन उनमें से लगभग 25% ही विषैली होती हैं। इनमें से पाइथन जो है वो गैर विषैला सर्प है। पाइथन को अजगर भी कहा जाता है। तो इस प्रकार डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, यह विषैला नहीं है यह सर्प, अजगर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक का संशोधित आधार वर्ष है? ऑप्शन है 2010-11, ऑप्शन बी 2011-12, ऑप्शन सी 2014-15, और ऑप्शन डी है 2015-16। थोक मूल्य सूचकांक WPI या थोक व्यवसायों द्वारा अन्य व्यवसायों को थोक में बेची और व्यापार की जाने वाली वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन को मापता है। अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक का जो पहले आधार वर्ष था वो 2004-5 था। ओके, और जिसे 2017 में संशोधित करके इसे 2011-12 कर दिया गया है। ओके, तो इस प्रकार इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फसल खरीफ की फसल नहीं है? ऑप्शन ए धान, ऑप्शन बी ज्वार, ऑप्शन सी रागी, और ऑप्शन डी जई। जो जई है वो खरीफ फसल नहीं है बल्कि ये रबी फसल है। तो इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, WTO द्वारा उत्पादन को विकृत करने वाली कृषि सब्सिडी को क्या नाम दिया गया है? ऑप्शन ए अंबर बॉक्स, ऑप्शन बी ब्लू बॉक्स, ऑप्शन सी ग्रीन बॉक्स, और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। WTO द्वारा उत्पादन को विकृत करने वाली कृषि सब्सिडी को अंबर बॉक्स नाम दिया गया है। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा घाटे के वित्त पोषण का साधन है? पहला है बाह्य सहायता, दूसरा है आंतरिक ऋण, तीसरा है मुद्रा छपाई, और चौथा है बाह्य उधार। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी है एक और दो दोनों, ऑप्शन सी एक और तीन, और ऑप्शन डी एक दो और तीन। घाटे के वित्त पोषण का जो साधन है वो बाह्य सहायता, आंतरिक ऋण और मुद्रा छपाई, ये तीनों घाटे के वित्त पोषण का साधन है। ओके, तो इस प्रकार इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, बाह्य उधार जो है वो घाटे के वित्त पोषण का साधन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CRISIL, ICRA और CARE है। ऑप्शन है क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां, ऑप्शन बी विभिन्न राष्ट्र के केंद्रीय बैंकर, ऑप्शन सी है भारत की ऑडिटिंग कंपनियां, और ऑप्शन डी है भारत के वैज्ञानिक संस्थान। CRISIL और ICRA और CARE ये जो है वो क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अर्थव्यवस्था के चालू अथवा पूंजीगत खाते के निवल मूल्य को कहा जाता है? ऑप्शन ए निवल खातों का लेन देन, ऑप्शन बी आदायी संतुलन, ऑप्शन सी है कुल बाह्य लेन देन, और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। एक वर्ष में बाह्य देशों के साथ किसी अर्थव्यवस्था के कुल लेन देन के परिणाम को अर्थव्यवस्था के आदायी संतुलन के रूप में जाना जाता है। यह किसी अर्थव्यवस्था के चालू और पूंजीगत खाते का निवल मूल्य है। यह अर्थव्यवस्था के लिए अनुकूल या प्रतिकूल हो सकता है। तो इस प्रकार इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चालू और पूंजीगत खाते के निवल मूल्य को आदायी संतुलन कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन का, नकदी प्रबंधन बिल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है ये अस्थायी नकदी प्रवाह विसंगतियों को पूरा करने के लिए जारी किया गया दीर्घकालिक साधन है। और दूसरा कथन है ये 91 दिनों से कम की परिपक्वता अवधि के लिए जारी किए जाते हैं। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुने।
ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी ना तो एक और ना ही दो। नकदी प्रबंधन बिल। नकदी प्रबंधन बिल सरकार के अस्थायी नकदी प्रबंधन विसंगतियों को पूरा करने के लिए जारी किए गए अल्पकालिक साधन है। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा। ओके, ये दीर्घकालिक साधन नहीं बल्कि अल्पकालिक साधन है। ओके, ये 91 दिन से कम की परिपक्वता अवधि के लिए जारी किए गए गैर मानक और रियायती साधन है। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो सही हो जाएगा। ओके, तो इसमें केवल दो सही है, तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेसल समझौता संबंधित है। ऑप्शन है बैंकिंग क्षेत्र से, ऑप्शन बी बीमा क्षेत्र से, ऑप्शन सी शेयर बाजार से, और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। बेसल समझौता जो है वो बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति द्वारा जारी किए गए अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग नियम है। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। बेसल समझौता जो है वो बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश लाल सागर से अपनी सीमा साझा नहीं करता। ऑप्शन है इरिट्रिया, ऑप्शन बी है सूडान, ऑप्शन सी है इथोपिया, और ऑप्शन डी है मिस्र। लाल सागर जो है वह अफ्रीका और एशिया के बीच हिंद महासागर का प्रवेश द्वार है। यह विश्व के सबसे खारे जल निकायों में से एक है। ओके, लाल सागर के समवर्ती देश जो हैं वो मिस्र हैं, सऊदी अरब है, यूनान, सूडान, इरिट्रिया और जिबूती। ये लाल सागर के तट पर स्थित देश हैं। तो इसमें सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इथोपिया जो है वो लाल सागर से अपनी सीमा साझा नहीं करता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के उत्तरी मैदानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन है सिंधु गंगा क्षेत्र की जलवायु उष्णकटिबंधीय है। दूसरा कथन है तराई हिमालय के गिरपाद में मोटे बजरी और कंकड़ से युक्त एक संकीर्ण क्षेत्र है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ऑप्शन है एक और दो दोनों, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है ना तो एक और ना ही दो, और ऑप्शन डी है केवल एक। सिंधु गंगा क्षेत्र में गर्म ग्रीष्मकाल और ठंडे शीतकाल के साथ उष्णकटिबंधीय जलवायु होता है। तो इस प्रकार इसमें जो कथन एक है वो सही है। ओके, भाभर जो है वो हिमालय के गिरपाद में मोटी बजरी और कंकड़ से युक्त एक संकीर्ण क्षेत्र है, ना कि तराई से। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो गलत हो जाएगा। ओके, तो इसमें केवल एक सही है, तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। नदी घाटी परियोजनाएं नदियां। ऑप्शन ए है भाखड़ा नांगलबाद सतलुज नदी, ऑप्शन बी है मांडी परियोजना ब्यास नदी, ऑप्शन सी है नागार्जुन परियोजना मांजरा मंजरा नदी, और ऑप्शन डी है फरक्का परियोजना गंगा नदी। भाखड़ा नांगल परियोजना जो है वो सतलुज नदी पर स्थित है। तो इस प्रकार जो ए है वो सही सुमेलित है। मंडी परियोजना जो है वो व्यास नदी पर स्थित है, तो बी भी सही हो जाएगा। ओके, नागार्जुन परियोजना जो है वो कृष्णा नदी पर स्थित है, न कि मंजरा नदी पर। तो जो सी है वो गलत हो जाएगा, ये सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ये कृष्णा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। ऑप्शन है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन बी वस्त्र मंत्रालय, ऑप्शन सी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, और ऑप्शन डी सूक्ष्म लघु और मध्य उद्यम मंत्रालय। खादी और ग्रामोद्योग आयोग जो है वो केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्य उद्यम मंत्रालय के तहत कार्य करता है। तो इस प्रकार इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खाद्य तेल तेल पाम मिशन शुरू किया गया। ऑप्शन है 2020 में, ऑप्शन बी है 2021 में, ऑप्शन सी है 2022 में, और ऑप्शन डी है 2019 में। राष्ट्रीय खाद्य तेल तेल पाम मिशन जो है वो वर्ष 2021 में शुरू किया गया है। तो इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा नीति आयोग के संदर्भ में सही है। पहला कथन है भारत के राष्ट्रपति इसकी अध्यक्षता करते हैं, और दूसरा कथन है इसकी शासी परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए है एक और दो दोनों, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है ना तो एक और ना ही दो, और ऑप्शन डी है केवल एक। नीति आयोग का गठन जो है वो केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रस्ताव द्वारा 1 जनवरी 2005 को किया गया था। इसने भारत सरकार के नीति निर्धारक और सलाहकार निकाय के रूप में मौजूदा योजना आयोग को प्रतिस्थापित किया। ओके, भारत के प्रधानमंत्री जो हैं वो नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो गलत हो जाएगा। ओके, इसकी शासी परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश यानी दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री तथा अन्य केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल शामिल होते हैं। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, तो इसमें केवल दो सही है, तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राज्यसभा का उपाध्यक्ष त्यागपत्र संबोधित करता है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति को, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री को, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति को और ऑप्शन डी लोकसभा अध्यक्ष को। राज्यसभा का उपाध्यक्ष जो है वो उपराष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्यागपत्र दे सकता है। तो इस प्रकार इसमें सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विषयों में से कौन सा सर्वोच्च न्यायालय के अपीली क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? पहला है संवैधानिक मामले, दूसरा है नागरिक मामले, तीसरा है आपराधिक मामले और चौथा है विशेष अवकाश। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ऑप्शन है केवल 1 और 4, ऑप्शन बी है 1, 2, 3 और 4, ऑप्शन सी है केवल 1, 2 और 4 और ऑप्शन डी है केवल 3 और 4। देश में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकरण के रूप में उच्चतम न्यायालय को व्यापक अपीली क्षेत्राधिकार प्राप्त है। ओके, जिसे 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है, जो है संवैधानिक मामलों में अपीली, सिविल मामलों में अपीली, आपराधिक मामलों में अपीली और विशेष अनुमति संबंधित मामलों में अपीली। तो इस प्रकार इसमें जो सर्वोच्च न्यायालय के अपीली क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं वो चारों ही सर्वोच्च न्यायालय के अपीली क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा लोकपाल और लोक आयुक्त अधिनियम 2013 के संदर्भ में सही है? पहला है लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में भारत के राष्ट्रपति भी शामिल है और दूसरा है इसके अनुसार लोकपाल के 30% सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों और महिलाओं में से होंगे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए 1 और 2 दोनों, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है ना तो 1 और ना ही 2 और ऑप्शन डी है केवल 1। लोकपाल और लोक आयुक्त अधिनियम 2013 के अनुसार लोकपाल के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत प्रधानमंत्री, मंत्रीगण, संसद सदस्य तथा सभी वर्गों के अधिकारी तथा केंद्र सरकार के अधिकारी शामिल होते हैं। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा। ओके, इसमें राष्ट्रपति नहीं शामिल होता है। ओके, लोकपाल के 50% सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक और महिलाओं में से होंगे। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो भी गलत हो जाएगा। ओके, इसमें 30% नहीं बल्कि 50% सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक और महिलाओं में से होंगे। तो इसमें ना तो 1 और ना ही 2 सही है, तो सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन पेमेंट्स बैंक के संबंध में सही है? ऑप्शन ए वे मांग जमा स्वीकार नहीं कर सकते, ऑप्शन बी है वे भुगतान और प्रेषण सेवाएं प्रदान कर सकते हैं, ऑप्शन बी है वे क्रेडिट कार्ड जारी कर सकते हैं और ऑप्शन डी है वे अनिवासी भारतीयों की जमा स्वीकार कर सकते हैं। एक भुगतान बैंक किसी भी अन्य बैंक के समान ही किंतु एक छोटे अथवा प्रतिबंधित पैमाने पर कार्य करता है। एयरटेल पेमेंट बैंक, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक आदि इसके उदाहरण हैं। ओके, वे भुगतान और प्रेषण सेवाएं प्रदान कर सकते हैं, पेमेंट्स बैंक। ओके, तो इस प्रकार इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत शामिल है? ऑप्शन है वृत्ति साक्षरता, ऑप्शन बी है लाभार्थी को रुपए डेबिट कार्ड प्रदान किया जाना, ऑप्शन सी है बैंकिंग सुविधाओं तक सार्वभौमिक पहुंच और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। प्रधानमंत्री जनधन योजना देश के सभी परिवारों के वृत्ति समावेश हेतु एक एकीकृत दृष्टिकोण है। इसे 28 अगस्त 2014 को जारी किया गया था। 28 अगस्त और 2014 में इसे जारी किया गया था। ओके, प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत जो शामिल है वो प्रत्येक परिवार के लिए न्यूनतम एक बुनियादी बैंकिंग खाते के साथ बैंकिंग सुविधा तक सार्वभौमिक पहुंच, वृत्ति साक्षरता, ऋण और बीमा तक पहुंच और 1 लाख रुपए के अंतर्निहित दुर्घटना बीमा कवर के साथ लाभार्थी को डेबिट कार्ड प्रदान किया जाना। तो इस प्रकार इसमें जो शामिल है वो तीनों शामिल है। तो इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत ये तीनों शामिल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए है 1986 में, ऑप्शन बी है 1988 में, ऑप्शन सी है 1992 में और ऑप्शन डी है 1995 में। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का गठन भारत सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा 12 अप्रैल 1988 को एक गैर वैधानिक निकाय के रूप में किया गया था। तो इस प्रकार इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ये 12 अप्रैल 1988 को स्थापित किया गया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट एंड मनी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए जॉन मेनार्ड किंग्स, ऑप्शन बी है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी है विलियम फिलिप्स और ऑप्शन डी है एडम स्मिथ। समष्टि अर्थशास्त्र का एक अलग शाखा के रूप में उद्भव ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड किंग्स की प्रसिद्ध पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट एंड मनी के 1936 ईस्वी में प्रकाशित होने के बाद हुआ था। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी के जो लेखक है वो जॉन मेनार्ड किंग्स है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सरकार की प्राप्तियों के संदर्भ में सही है?
पहला कथन है, सरकार की वे सभी प्राप्तियां जो देनदारी उत्पन्न करती हैं अथवा वित्तीय अस्तियों को कम करती हैं, पूंजीगत प्राप्तियां कहलाती हैं। दूसरा कथन है, राजस्व प्राप्तियां वे प्राप्तियां होती हैं जिनके आधार पर सरकार पर दावा किया जाता है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी है एक और दो दोनों, ऑप्शन सी केवल दो और ऑप्शन डी है ना तो एक और ना ही दो। सरकार की वे सभी प्राप्तियां जो देनदारी उत्पन्न करती हैं अथवा वित्तीय अस्तियों को कम करती हैं, पूंजीगत प्राप्तियां कहलाती हैं। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा। ओके। राजस्व प्राप्तियां वे प्राप्तियां होती हैं जिनसे सरकार पर कोई दबाव नहीं बनाता है, इसलिए उन्हें गैर प्रतिदेय कहा जाता है। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके। तो इसमें केवल एक सही है, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पूंजी खाते के अंतर्गत आता है? पहला है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, दूसरा है विदेशी संस्थागत निवेश, तीसरा सरकारी सहायता और चौथा सेवाओं का व्यापार। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। ऑप्शन है केवल एक, दो और तीन, ऑप्शन बी है एक और दो, ऑप्शन सी है केवल एक और चार और ऑप्शन डी है केवल दो। पूंजीगत खाते अस्तियों के सभी अंतर्राष्ट्रीय लेन देन को रिकॉर्ड करता है। परिसंपत्ति धन, स्टॉक, बंधपत्र, सरकारी ऋण आदि के रूप में धारित संपत्ति है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, विदेशी संस्थागत निवेश और सरकारी सहायता पूंजीगत खाते के घटक हैं। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। सेवाओं का व्यापार जो है वो पूंजीगत खाते के अंतर्गत नहीं आता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल मुख्य रूप से जिस प्रोटीन से बने होते हैं उसे कहा जाता है? ऑप्शन है ग्लोबुलिन, ऑप्शन बी है म्यूसियन, ऑप्शन सी है केराटिन और ऑप्शन डी है केसिन। बाल में मुख्य रूप से एक रेशेदार प्रोटीन केराटिन होता है। ओके। जो इसकी संरचना का लगभग 95% हिस्सा होता है। तो इस प्रकार इसमें सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बाल जो है वो मुख्य रूप से केराटिन नामक एक प्रोटीन से बना होता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में है विटामिन और सूची 2 में है उससे संबंधित रोग। सूची 1 में विटामिन सी, विटामिन बी6, विटामिन ए और विटामिन बी1, रतौंधी, बेरी-बेरी, एनीमिया, स्कारबी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। तो इस प्रकार सी का 1 से सुमेलित हो जाएगा। ओके। और विटामिन बी1 की कमी से बेरी-बेरी नामक रोग होता है। तो डी का 2 से सुमेलित हो जाएगा। ओके। और विटामिन बी6 की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। तो बी का 3 से सुमेलित हो जाएगा। ओके। और विटामिन सी की कमी से स्कारबी नामक रोग होता है। तो ए का 4 से सुमेलित हो जाएगा। तो 4 3 1 2, 4 3 1 2 इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकटक झील को मॉन्ट्रो रिकॉर्ड में कब शामिल किया गया था? ऑप्शन ए है वर्ष 1993 में, ऑप्शन बी है वर्ष 1994 और ऑप्शन सी है वर्ष 1995 और ऑप्शन डी है वर्ष 1996। लोकटक झील को मॉन्ट्रो रिकॉर्ड में वर्ष 1993 में शामिल किया गया था। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीनशू ऑपरेशन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए शेयर बाजार, ऑप्शन बी है बैंकिंग, ऑप्शन सी है बीमा क्षेत्र और ऑप्शन डी है बाह्य क्षेत्र। ग्रीनशू ऑपरेशन एक अति आवंटन विकल्प है। इस शब्द का प्रयोग आमतौर पर शेयर पेशकश में एक विशेष अवस्था का वर्णन करने के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके। ग्रीनशू ऑप्शन जो है वो शेयर बाजार से संबंधित है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पच्ची विहार उत्तर प्रदेश का जिला। ऑप्शन ए सांडी पच्ची विहार हरदोई, ऑप्शन बी है सुर सरोवर विहार आगरा और ऑप्शन सी है विजय सागर पच्ची विहार महोबा और ऑप्शन डी है पर्वती अर्गा पच्ची विहार प्रतापगढ़। सांडी पच्ची विहार जो है वो हरदोई में स्थित है। ओके। तो इस प्रकार जो ए है वो सही सुमेलित है। सुर सरोवर विहार जो है वो आगरा में स्थित है। तो ये इसमें बी भी सुमेलित है, सही। ओके। विजय सागर पश्चिम विहार महोबा में स्थित है। तो ये भी विजय सागर विहार जो है वो महोबा में स्थित है। तो सी भी सही सुमेलित है। पर्वती अर्गा पश्चिम विहार जो है वो गोंडा में स्थित है। तो इस प्रकार इसमें डी जो है वो सही सुमेलित नहीं है। तो डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ये अर्गा में, ये पर्वती अर्गा पश्चिम विहार जो है वो गोंडा में स्थित है। ओके। और जो प्रतापगढ़ में पश्चिम विहार स्थित है वो उसका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पश्चिम विहार। ओके। तो इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर सही उत्तर चुनें। सूची 1 में है भौगोलिक अवस्थिति और सूची 2 में है उत्तर प्रदेश के जिले। सबसे पूर्वी, सबसे पश्चिमी, सबसे उत्तरी, सबसे दक्षिणी। बलिया, सहारनपुर, शामली, सोनभद्र। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला जो है वो बलिया है। तो इस प्रकार ए का 1 से सुमेलित हो जाएगा। ओके। और सबसे पश्चिमी जिला जो है वो शामली है। तो बी का 3 से सुमेलित हो जाएगा। और सबसे उत्तरी जिला जो है वो सहारनपुर है। सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर है। तो सी का
सी का 2 से सुमेलित हो जाएगा। ओके, और सबसे दक्षिणी जिला जो है वो सोनभद्र है, डी का 4 से सुमेलित हो जाएगा। तो इस प्रकार इसमें 1 3 2 4 1 3 2 4 1 3 2 4 ए इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला हरियाणा के साथ सीमा साझा नहीं करता? ऑप्शन ए रामपुर, ऑप्शन बी है सहारनपुर, ऑप्शन सी है बागपत और ऑप्शन डी है अलीगढ़। उत्तर प्रदेश के कुल 6 जिले हरियाणा राज्य से सीमा साझा करते हैं और उनके नाम इस प्रकार हैं, सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा। ये 6 जिले जो हैं वो हरियाणा के साथ सीमा साझा करते हैं और रामपुर जो है वो हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। तो इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्था स्थित है? ऑप्शन ए लखनऊ में, ऑप्शन बी है नोएडा में, ऑप्शन सी है वाराणसी में और ऑप्शन डी है कानपुर में। उत्तर प्रदेश वस्त्र प्रौद्योगिकी संस्था जो है वो कानपुर में स्थित है। तो इस प्रकार इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंग अनुपात है? ऑप्शन ए 912, ऑप्शन बी है 943, ऑप्शन सी है 930 और ऑप्शन डी है 917। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंग अनुपात जो है वो 912 है। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोमती नदी के तट पर स्थित नहीं है? ऑप्शन है सीतापुर, ऑप्शन बी है संत कबीर नगर, ऑप्शन सी है सुल्तानपुर और ऑप्शन डी है शाहजहांपुर। गोमती नदी के तट पर स्थित जो शहर हैं वो लखनऊ, जौनपुर, पीलीभीत, शाहजहांपुर, सीतापुर, लखीमपुर खीरी और सुल्तानपुर, ये गोमती नदी के तट पर स्थित शहर हैं। ओके, तो इस प्रकार इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। संत कबीर नगर जो है वो गोमती नदी के तट पर स्थित शहर नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की शुरुआत की गई? ऑप्शन है वर्ष 2019 में, ऑप्शन बी है वर्ष 2018 में, ऑप्शन सी है वर्ष 2021 में और ऑप्शन डी है वर्ष 2020 में। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना जो है वो वर्ष 2019 में लॉन्च किया गया था। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की नई जनसंख्या नीति लॉन्च की गई? ऑप्शन ए 11 जुलाई 2021, ऑप्शन बी है 10 दिसंबर 2021, ऑप्शन सी है 24 जनवरी 2021 और ऑप्शन डी है 6 जून 2023। उत्तर प्रदेश की नई जनसंख्या नीति 2021 से 2030 का अनावरण 11 जुलाई 2021 को किया गया है। ओके, विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, धमेक स्तूप उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन ए कुशीनगर, ऑप्शन बी है श्रावस्ती, ऑप्शन सी है सारनाथ और ऑप्शन डी है संकिता। धूमेक स्तूप जो है वो वाराणसी से 13 किलोमीटर दूर सारनाथ में स्थित एक विशाल स्तूप है। तो इस प्रकार इसमें सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, इस स्तूप का निर्माण जो है वो 249 ईसा पूर्व में मौर्य शासक अशोक ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक नृत्य विवाह उत्सवों में दर्पण और रुमाल पकड़कर किया जाता है? ऑप्शन ए नौटंकी नृत्य, ऑप्शन बी है धुरंग नृत्य, ऑप्शन सी है स्वांग नृत्य और ऑप्शन डी है पछेली नृत्य। उत्तर प्रदेश का जो पछेली नृत्य है वह विवाह उत्सव के दौरान दर्पण और रुमाल पकड़कर किया जाता है। तो इस प्रकार इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का उपयोग कर सही उत्तर चुनें। सूची 1 में प्रदूषक और सूची 2 में स्रोत। हाइड्रोकार्बन का जो स्रोत है वो जीवाश्म ईंधन का दहन है। तो इस प्रकार इसमें ए का 4 से सुमेलित हो जाएगा। ओके, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो उत्सर्जन स्रोत है वो रेफ्रिजरेटर है। तो इस प्रकार इसमें बी का 3 से सुमेलित हो जाएगा। ओके, ओजोन का जो स्रोत है वो ऑटोमोबाइल उत्सर्जन है, सी का 2 से सुमेलित हो जाएगा। ओके, और धूम कोहरा जो है वो औद्योगिक उत्सर्जन से संबंधित है, डी का 1 से सुमेलित हो जाएगा। तो इसमें 4 3 2 1 इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए 1914 में, ऑप्शन बी है 1915 में, ऑप्शन सी है 1916 में और ऑप्शन डी है 1926 में। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की स्थापना 1 जुलाई 1916 को भारतीय उपमहाद्वीप के पशु वर्गीकरण के विभिन्न पहलुओं पर हमारे ज्ञान में उन्नति हेतु सर्वेक्षण, अन्वेषण, अनुसंधान और दस्तावेजीकरण को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। तो इस प्रकार इसमें सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण जो है वो उसकी स्थापना 1 जुलाई 1916 में की गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है? पहला ऑप्शन ए है जनमत संग्रह, ऑप्शन बी है स्वेच्छातंत्रवाद, ऑप्शन सी है मत संग्रह और ऑप्शन डी है प्रथम कार्यवाही। प्रत्यक्ष लोकतंत्र, भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की 4 व्यवस्थाएं हैं जिनमें है जनमत संग्रह, प्रथम कार्यवाही,
प्रत्यावाहन और मत संग्रह, ये 4 भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्थाएं हैं। ओके, तो इसमें स्वेच्छावाद तंत्र जो है वो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन नहीं है, तो इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के वार्षिक वित्तीय विवरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, इसमें रेल बजट भी शामिल है, और दूसरा है, इसमें समापन वित्तीय वर्ष में किसी घाटे और अनावेश का कारण शामिल है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए एक और दो दोनों, ऑप्शन बी है केवल एक, ऑप्शन सी है ना तो एक और ना ही दो, और ऑप्शन डी है केवल दो। वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे केंद्रीय बजट भी कहा जाता है। ओके, वित्तीय वर्ष के समापन पर वित्तीय वर्ष की वास्तविक प्राप्तियों और व्यय का विवरण तथा उस वर्ष में किसी घाटे या अधिशेष का कारण भी प्रस्तुत किया जाता है। तो इस प्रकार इसमें जो कथन दो है वो सही हो जाएगा। ओके, वर्ष 2017 तक भारत सरकार 2 बजट प्रस्तुत करती थी, रेल बजट और आम बजट, लेकिन वर्ष 2017 में केंद्र सरकार ने रेल बजट को आम बजट में मिला दिया। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो भी सही हो जाएगा। ओके, तो इसमें एक और दो दोनों सही है, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, यह एक अर्ध न्यायिक निकाय है। दूसरा कथन है, इसके सदस्य पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ऑप्शन है एक और दो दोनों, ऑप्शन बी है केवल एक, ऑप्शन सी है ना तो एक और ना ही दो, और ऑप्शन डी है केवल दो। वित्त आयोग जो है वो अनुच्छेद 280 के तहत एक अर्धन्यायिक निकाय के रूप में वित्त आयोग का प्रावधान किया गया है। इसका गठन जो है वो भारत सरकार के राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष या उससे भी पहले जब वह आवश्यक समझे किया जा सकता है। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा। ओके, इसके अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। वे राष्ट्रपति द्वारा अपने आदेश में निर्दिष्ट अवधि के लिए पद पर बने होते हैं और वे पुनर्नियुक्त के पात्र होते हैं। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो गलत हो जाएगा। ओके, तो इसमें केवल एक सही है, तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की नीति के निर्देशक तत्व में गांधीवादी सिद्धांत नहीं है? ऑप्शन ए, संबंधित राज्य सरकार द्वारा ग्राम पंचायत को कुछ शक्तियों का हस्तांतरण। ऑप्शन बी है, ग्रामीण क्षेत्रों में व्यक्तिगत अथवा सहयोग के आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना। ऑप्शन सी है, गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना। ऑप्शन डी है, सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन को बढ़ावा देना। राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो है वो संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक में वर्णित है। ओके, गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना, ये जो है वो एक सामाजिक सिद्धांत है, ना कि गांधीवादी सिद्धांत। तो इस प्रकार इसमें सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की नोडल पुलिस एजेंसी है? ऑप्शन ए, केंद्रीय सशक्त पुलिस बल। ऑप्शन बी है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। ऑप्शन सी है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, और ऑप्शन डी है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो जो है वो भारत में एक नोडल पुलिस एजेंसी भी है, जो इंटरपोल सदस्य देशों की ओर से जांच का समन्वय करती है। तो इस प्रकार इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नोडल पुलिस एजेंसी जो है वो केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की विशेषताओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, उनका मतदान आधार एक ही क्षेत्र तक सीमित है, और दूसरा कथन है, वे स्वयं को एक विशेष सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषाई या जाति समूह से जोड़ते हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए है एक और दो दोनों, ऑप्शन बी है केवल एक, और ऑप्शन सी है ना तो एक और ना ही दो, और ऑप्शन डी है केवल दो। क्षेत्रीय राजनीतिक दल जो है वो भारतीय समाज की बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक और बहुभाषाई प्रकृति ने कई क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को जन्म दिया है। क्षेत्रीय राजनीतिक दल जो है वो आमतौर पर एक विशेष राज्य या विशिष्ट क्षेत्र के भीतर संचालित होता है। इसका चुनावी आधार एक क्षेत्र तक ही सीमित होता है। तो इस प्रकार इसमें जो कथन एक है वो सही हो जाएगा। ओके, यह क्षेत्रीय हितों को स्पष्ट करता है और स्वयं को एक विशेष सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषाई या जाति समूह के साथ पहचानता है। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो भी सही हो जाएगा इसमें। ओके, तो एक और दो दोनों सही है, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या सानूर फॉरेस्ट डिजीज के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, यह विषाणु परिवार फ्लेविविरिडे के एक सदस्य के कारण होता है, और दूसरा कथन है, इस बीमारी की पहचान पहली बार वर्ष 1996 में हुई थी। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। ऑप्शन ए केवल दो, ऑप्शन बी है ना तो एक और ना ही दो, ऑप्शन सी है केवल एक, और ऑप्शन डी है एक और दो दोनों। क्या सानूर फॉरेस्ट डिजीज जो है उसे बंदर बुखार के नाम से भी जाना जाता है? या क्या सानूर फॉरेस्ट डिजीज विषाणु के कारण होता है, जो विषाणु परिवार फ्लेविविरिडे का एक सदस्य है? तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा। ओके,
इसकी पहचान पहली बार वर्ष 1957 में की गई थी। तो इस प्रकार जो कथन 2 है वो गलत हो जाएगा। ओके, तो इसमें केवल एक सही है, तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुष्प का भाग है? पहला है कोरोला, दूसरा है पुमंग, तीसरा है जयांग और चौथा है केलिक्स। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए है केवल 1 और 4, ऑप्शन बी है 1, 2, 3 और 4, ऑप्शन सी है केवल 2 और 3 और ऑप्शन डी है केवल 1 और 2। पुष्प में केलिकस, क्लोरा, पुमंग और जयांग शामिल होते हैं। तो इस प्रकार इसमें चारों जो है वो पुष्प का भाग है। तो इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पाचन तंत्र का विकार है? ऑप्शन ए अतिसार, ऑप्शन बी है पीलिया, ऑप्शन सी है अनत्र पुच्छ उंडुक पुच्छ शोथ और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। पाचन तंत्र के विकार जो है वो अतिसार, मालाबद्धता या कब्ज, पीलिया, अंतपुच्छ, उड़क पुच्छ, शोथ, ये चारों पाचन तंत्र के विकार है। तो इस प्रकार इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायो रेमिडिएशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है यह पर्यावरणीय प्रदूषकों को नष्ट करने के लिए बैक्टीरिया और कवक का उपयोग है, और दूसरा है इसमें शामिल सूक्ष्म जीव प्रदूषित क्षेत्र के मूल निवासी नहीं होने चाहिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुने। ऑप्शन ए है केवल 1, ऑप्शन बी है 1 और 2 दोनों, ऑप्शन सी है केवल 2 और ऑप्शन डी है ना तो 1 और ना ही 2। बायो रेमिडिएशन पर्यावरण के दूषित पदार्थों को कम विषैले रूपों में परिवर्तित करने के लिए सूक्ष्म जीवों का उपयोग है। तो इस प्रकार इसमें जो कथन एक है वो सही हो जाएगा। ओके, सूक्ष्म जीव किसी दूषित क्षेत्र के मूल निवासी हो सकते हैं या उन्हें कहीं और से अलग किया जा सकता है और दूषित स्थल पर लाया जा सकता है। तो इस प्रकार इसमें जो कथन 2 है वो गलत है। ओके, तो इसमें केवल एक सही है, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया? ऑप्शन है जयपाल सिंह, ऑप्शन बी है मास्टर तारा सिंह, ऑप्शन सी शिबू सोरेन और ऑप्शन डी है सिद्धू और कान्हू। संथाल विद्रोह जो है वो 1855 से 56 के बीच में शुरू हुआ था, और इसके जो नेतृत्व किया था संथाल विद्रोह का नेतृत्व वो सिद्धू और कान्हू ने किया था। तो इस प्रकार इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, संथाल विद्रोह जो शुरू हुआ था वो 1855 से 56 के बीच में शुरू हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मी सभा की स्थापना की गई थी? ऑप्शन ए 1812 में, ऑप्शन बी 1814 में, ऑप्शन सी 1816 में और ऑप्शन डी 1818 में। 1814 में राजा राम मोहन ने वेदांत के एकेश्वरवादी आदर्शों का प्रचार करने और मूर्ति पूजा, जातिगत कठोरता, निरर्थक अनुष्ठानों और अन्य सामाजिक बुराइयों के खिलाफ अभियान चलाने के लिए कलकत्ता में आत्मी सभा की स्थापना की थी। तो इस प्रकार इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। आत्मी सभा की स्थापना 1814 में कलकत्ता में हुआ था और राजा राम मोहन राय ने इसकी स्थापना की थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन यंग बंगाल आंदोलन से जुड़ा था? ऑप्शन है अल्लूरी सीताराम राजू, ऑप्शन बी है हेनरी विवियन डेरोजियो, ऑप्शन सी है रानी गाई दिनल्यू और ऑप्शन डी है जोड़ा नाग। 1820 के दशक के अंत और 1830 के दशक की शुरुआत में बंगाल में युवाओं के बीच एक कट्टरपंथी बौद्धिक प्रवृत्ति उभरी, जिसे यंग बंगाल आंदोलन के रूप में जाना जाता है। ओके, और यंग बंगाल आंदोलन से जो जुड़े थे वो हेनरी विवन डेरोजियो थे। तो इस प्रकार इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपाल कृष्ण गोखले की मृत्यु के बाद सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के अध्यक्ष का पद किसने संभाला? ऑप्शन है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है बीजी तिलक, ऑप्शन सी श्रीनिवास शास्त्री और ऑप्शन डी है अरविंद घोष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी नेता गोपाल कृष्ण गोखले ने एमजी रानाडे की मदद से 1905 ईस्वी में सर्वेंट ऑफ इंडिया की स्थापना की थी। सर्वेंट ऑफ इंडिया की स्थापना जो है वो 1905 ईस्वी में हुआ था। ओके, गोखले की मृत्यु के बाद श्रीनिवास शास्त्री ने अध्यक्ष का पद संभाला। तो इस प्रकार इसमें सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, 1915 में 1915 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के अध्यक्ष जो हो गए थे वो श्रीनिवास शास्त्री हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला नंद एंग्लो वैदिक स्कूल कहाँ स्थापित किया गया था? ऑप्शन है लखनऊ, ऑप्शन बी है लाहौर, ऑप्शन सी है बॉम्बे और ऑप्शन डी है मिदनापुर। आर्य समाज आंदोलन पश्चिमी प्रभावों की प्रक्रिया का परिमाण था। इसके संस्थापक दयानंद सरस्वती थे। ओके, और इसने शिक्षा को एक नई दिशा देने का प्रयास किया। दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल पहली बार 1886 ईस्वी में लाहौर में स्थापित हुआ। तो इस प्रकार इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल जो है वो 1886 में लाहौर में स्थापित हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई थी? ऑप्शन है केटी तेलंगर द्वारा, ऑप्शन बी है फिरोज शाह मेहता द्वारा, ऑप्शन सी है बदरुद्दीन तैयब द्वारा और ऑप्शन डी है महादेव गोविंद रनाडे द्वारा।
पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना जो है वो 1867 ईस्वी में महादेव गोविंद रानडे और अन्य लोगों द्वारा की गई थी। तो इस प्रकार इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना जो है वो 1867 में स्थापित हुई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने रमोसी किसान सेना का आयोजन किया? ऑप्शन ए है प्रफुल्ल चाकी, ऑप्शन बी है वासुदेव बलवंत फड़के, ऑप्शन सी है वीडी सावरकर और ऑप्शन डी है अवध बिहारी। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में से पहली 1879 में वासुदेव बलवंत फड़के द्वारा रामोसी किसान सेना का गठन था, जिसका उद्देश्य जो था वो संचार लाइन को बाधित करके सशक्त विद्रोह भड़काकर देश को अंग्रेजों से छुटकारा दिलाना था। तो इस प्रकार इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, रामोसी किसान सेना का आयोजन जो है वो वासुदेव बलवंत फड़के ने किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार करें और इन्हें प्रारंभिक से अंतिम गतिविधियों तक सही कालक्रमानुसार व्यवस्थित करें। पहला है वेल्लोरी विद्रोह, दूसरा है सतारा का विलय, तीसरा है श्वेत विद्रोह, चौथा है भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण की स्थापना। वेल्लोरी विद्रोह जो है वो 1886 में शुरू हुआ था। ओके, सतारा का विलय जो है वो 1848 में हुआ था, सतारा का विद्रोह। श्वेत विद्रोह जो है वो 1859 में शुरू हुआ, 1859 में श्वेत विद्रोह शुरू हुआ। भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण की स्थापना जो है वो 1869 से 72 के बीच में हुआ, 1869 से 72 के बीच में हुआ था। ओके, तो इस प्रकार इसमें 1 2 3 4 इज द राइट आंसर हो जाएगा, तो इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए एम जी रानाडे, ऑप्शन बी है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी है पंडित रामाबाई और ऑप्शन डी है गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख को महाराष्ट्र में लोकहितवादी के नाम से भी जाना जाता है, तो इस प्रकार इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मेंडेलियन अनुवांशिक विकार नहीं है? ऑप्शन ए हीमोफीलिया, ऑप्शन बी है सिस्टिक फाइब्रोसिस, ऑप्शन सी है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और ऑप्शन डी है सिल्क सेल एनीमिया। जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है वो मेंडेलियन अनुवांशिक विकार नहीं है, तो इस प्रकार इसमें सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलवायु परिवर्तन पर सरकारी पैनल की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन है 1967, ऑप्शन बी है 1988, ऑप्शन बी है 1992 और ऑप्शन डी है 1996। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल की स्थापना जो है वो वर्ष 1988 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा शुरू किया गया था, तो इस प्रकार इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय सरकारी पैनल जो है वो वर्ष 1988 में स्थापित की गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिष्टी पहल संबंधित है? ऑप्शन है आर्द्रभूमि संरक्षण से, ऑप्शन बी है जलवायु परिवर्तन से, ऑप्शन सी है औषधि पौधों से और ऑप्शन डी है मैंग्रोव वृक्षारोपण से। मिष्टी पहल जो है वो केंद्रीय बजट 2023-24 में समुद्री तट के किनारे और नमक वाली भूमि पर मैंग्रोव वृक्षारोपण के लिए लॉन्च किया गया है, तो इस प्रकार इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, मिष्टी पहल जो है वो मैंग्रोव वृक्षारोपण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? प्रजाति IUCN स्थिति। ऑप्शन है सुनहरा लंगूर लुप्त प्राय, ऑप्शन है सुनहरा लंगूर लुप्त प्राय, ऑप्शन बी है सुनहरी महासीर खतरे के करीब, ऑप्शन सी है मालाबार सिवेट गंभीर रूप से लुप्त प्राय और ऑप्शन डी है नीलगिरी तहर कमजोर। जो सुनहरी महासीर है वो IUCN स्थिति में शामिल नहीं है, तो इस प्रकार इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, यह सही सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु गुणवत्ता पूर्व अनुमान और अनुसंधान प्रणाली एक पहल है। ऑप्शन है पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की, ऑप्शन बी है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की, ऑप्शन सी है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की, ऑप्शन डी है आवास और शहरी मामले का मंत्रालय की। वायु गुणवत्ता पूर्वानुमान और अनुसंधान प्रणाली का उद्घाटन वर्ष 2010 में हुआ था। ओके, यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तत्वाधान में काम करता है। इस प्रणाली को भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्था द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है, तो इस प्रकार इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, वायु गुणवत्ता पूर्वानुमान और अनुसंधान प्रणाली है जो है वो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एक पहल है। ओके, आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टेस्ट सीरीज लेके आएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, और इस वीडियो के PDF के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल दिया गया है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। ओके।